नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स नेट जेआरएफ का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स जो कि उसका कोड है 08, तो 08 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स से जो नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि कॉमर्स सेक्शन से जो 10 सेक्शन आते हैं उनका नाम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं और उस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक हमारे नेट जेआरएफ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट है इसमें पहला है कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ है आपका बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। सिक्स है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवन्थ है आपका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एट्थ है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट और नाइन्थ है लीगल एस्पेक्ट और टेंथ आपका है इनकम टैक्स एक्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, है ना। टोटल ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, बट इस तरीके से आपका टोटल 10 सब्जेक्ट। अब आपको बता दें कि जो 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर को होता है, टोटल 200 मार्क्स को होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होता है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं इसमें होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, पहला आपका कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, है ना। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है ना, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है। और साथ में आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल आपके कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज कर देगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, आपको उसको फॉलो करना होगा। तो उसमें भी 2 होते हैं एक्सटर्नल में, माइक्रो एक छोटे लेवल पे और एक मैक्रो बड़े लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द बिजनेस, है ना, गवर्नमेंट के बिजनेस के सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट से क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था जो कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि उसमें 2019 चेंज हो चुका है। फेमा 1999 में आया, तो उसका क्या मतलब होता है, फॉरेन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करता है, उनसे रिलेटेड बातें होती हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, है ना, सोशल इन्वायरमेंट जैसे आपका जेंडर के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से कैसे बाइफरकेट करते हैं हम अपने बिजनेस को। देयर इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेट और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑडिट के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक बिजनेस का सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो बिजनेस अपने सोसाइटी के लोगों से ही इनकम जनरेट करते हैं, तो रिटर्न में उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस जैसे 1991 में जो LPG आने से पहले हमारा जो बिजनेस था इंडिया लेवल का ही था, लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हम अपने प्रोडक्ट को अपने कंट्री से बाहर सेल भी कर सकते हैं और बाहर की चीज़ अपने कंट्री में मंगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, वर्ल्ड बैंक, WTO। मोड्स ऑफ द एंट्री, इंटरनेशनल बिजनेस में आने के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करना होता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं,
उसके बारे में इसको आपको डिटेल में पढ़ना होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से कौन से लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट होता है, इनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का मतलब ये होता है कि टैरिफ एरिया मतलब जहाँ पे कुछ आपको रिलैक्सेशन, नॉन टैरिफ एरिया है ना, और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अब जब इसमें आपको पढ़ोगे डिटेल में बताया जाएगा कि टैरिफ एरिया क्या होता है, नॉन टैरिफ एरिया क्या होता है, SEZ क्या होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन सब के बारे में डिस्कशन और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फॉरेन FDI जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस प्रोडक्ट में है ना फॉरेन से हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है, वो FDI क्या है। ठीक है, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो FPI क्या होता है, टाइप्स ऑफ FDI क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द FDI है ना। होम एंड होस्ट कंट्री, कौन होम कंट्री होता है, कौन होस्ट कंट्री होता है, मतलब कौन इन्वेस्ट करने वाला होता है और किसके यहाँ इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, दोनों कंट्री कौन कौन होते हैं, किस तरीके से उनके यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी होती है FDI से रिलेटेड। ट्रेंड इन FDI का क्या ट्रेंड चल रहा है, कहने मतलब कि किस कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, किस कंट्री में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। इंडिया का कौन सा FDI पॉलिसी है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट होगे तो क्लास 12 में भी पढ़े होगे, BCom में भी पढ़े होगे। इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें आप करंट अकाउंट वगैरह के बारे में बात करते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन मतलब होता है कंबाइंड, जैसे रीजनल अलग अलग इम्बैलेंसेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस, है कि नहीं। इम्बैलेंसेस का मतलब ये होगा कि कहीं कहीं ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, कहीं की ग्रोथ बहुत डाउन है, तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन है ना, EU है ना, एशियन, सार्क, नाफ्टा, साफ्टा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाफ्टा क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका पूरा नाम क्या है, क्या पर्पस था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया। सार्क क्या होते हैं, इसमें कितने कंट्री जुड़े होती हैं, किस पर्पज से इस्टेब्लिश किया गया है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड है ना, इनका नाम, इनका ईयर, पर्पज, किस पर्पज से इनका आना हुआ है ना, इनसे रिलेटेड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले गेट इसका नाम था है ना, गेट GATT है ना। तो उसके बाद आपका एग्रीकल्चर एग्रीमेंट क्या होते हैं, गैट्स क्या होता है, ट्रिम्स क्या होते हैं, ट्रिप्स क्या होता है, इनसे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक एक करके आपको डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। सेकेंड सेक्शन में आपको देखना होगा कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक साथ कंबाइंड किया गया है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो आपका बेसिक होता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आपको 3-4 चैप्टर पढ़ना होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज किए जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एंड पास्टुलेट है ना, अकाउंटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, पास्टुलेट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। उसके बाद सीधे आप चले आओगे, अगर कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे तो क्लास 11 की चीज़, फिर सीधे 12th में आ जाओगे पार्टनरशिप पे है ना, जिसमें पार्टनरशिप में 4 चैप्टर होते हैं, एक फंडामेंटल, एक एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन है ना। तो चारों इसमें आपको पढ़ना होता है, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद सीधे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जिसमें हम लोग शेयर, डिवेंचर्स के इशू, रीइशू, फॉरफीचर है ना, और ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी जब बंद होती है, वाइंडिंग अप से पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हम लिक्विडेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कोर्ट की तरफ से एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसे हम लिक्विडेटर बोलते हैं। वो किस तरीके से एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज
को पेड करता है ना, इनसे रिलेटेड इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्विजिशन मर्जर क्या होते हैं, जैसे मर्जर आइडिया एंड वोडाफोन का मर्जर, तो मर्जर क्या होता है, परचेज है ना, अमलगमेशन में दो होते हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। रिकंस्ट्रक्शन में दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी इंटरनल में हो जाएगा, कंपनी वही रहेगी, उसमें ओवरहालिंग करा देना, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यह होता है कि कंपनी पुरानी कंपनी बेच के नई कंपनी को बनाना, ठीक है। फिर होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं सीधे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो सारा पार्ट लगभग सबका क्लियर ही रहता है, ये पार्ट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हमेशा छूट जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट किस तरीके से ब्रेक किया जाता है ना। और ब्रेक इवन पॉइंट, BEP क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वह पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ बजट पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर रियल में काम करते हैं, फिर उससे कंपेरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा हुआ। रियल मैंने जो सोचा था कि जितना कॉस्ट आना चाहिए, रियल मुझसे कम आया तो मतलब फेवरेबल है। अगर रियल में हमने जितना सोचा था, जितना मैंने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट आ गया तो अनफेवरेबल है। इनसे रिलेटेड बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी ABC है ना, एक्टिविटी कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम लोग बाय एंड मेक का डिसीजन पढ़ते हैं कि हमें कोई भी मशीनरी खरीदनी चाहिए कि खुद मशीन मतलब किराए पे लेके काम कर ले या फिर खरीदना चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग एंड कीजन कॉस्टिंग एंड JIT जस्ट, है ना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शेयर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटिंग का आगे आएगा पोर्शन। अब बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस करते हैं कि मेरे को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेशियो में उसका इंक्रीज डिक्रीज हुआ, है ना, कितना टर्नओवर ज़्यादा हुआ, इनसे रिलेटेड आपका रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज पढ़ते हैं। कैश फ्लो में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं, जिसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है HRA, है ना। अब यहाँ पे HRM नहीं, HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग, जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं उसमें ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बताता है कि इन्फ्लेटेड वैल्यू पे क्या उसका सब कुछ कैसे एंट्री आपको करना चाहिए, कि कल के डेट में वो चीज़ खरीदे थे, आज उसका इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट है तो उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग करना, वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आता है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आ जाती है जब अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उसको चेकिंग करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे। एक ऑडिटिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, है ना, जो अकाउंटिंग में डेटा रिकॉर्ड किए हैं उसको चेक करने को हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं। ऑडिटिंग का काम कौन कर सकता है, जो CA क्वालिफाइड होता है ना, वही कर सकता है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, है ना। वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। वैल्यूएशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का कितना अमाउंट है वह पता करना, वैल्यूएशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है वो चेक करना, जैसे आप बोलते हो कि हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है, तो ये बोलना और उस आप कहो कि मेरे पास 10,000 बीघे की ज़मीन है और 10,000 बीघे के हिसाब से इतना वैल्यू होना चाहिए, तो हो गया वैल्यूएशन। बट उसका रियल में जाके चेक करना ज़मीन है कि बस झूठ का बोल रहे हो, ये होता है वेरिफिकेशन। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से ऑडिटर बनाता है, और कॉस्ट ऑडिट क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड किया गया है सही ढंग से, तो उसका चेकिंग करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। नए आज के समय में कॉस्ट ऑडिटिंग का क्या स्कोप है, क्या ऑडिटिंग में ट्रेंड में चेंज आए हैं। नए ऑडिटिंग में जैसे फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टमेट ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट, मतलब हर एक चीज़ का ऑडिटिंग करना
करना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने यहाँ जो बिजनेस कर रहे हो तो सेफ्टी मेजरमेंट सही है कि नहीं है, उनका ऑडिट करना है ना। मैनेजमेंट का जो आप सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आप वर्कर से मशीन की तरह काम करा रहे हो, वो भी सारे सिस्टम को चेक करने को हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पार्ट क्या क्या पढ़ना होता है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म, है ना, मतलब बिजनेस जो फॉर्म होते हैं उसका क्या पर्पस होता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे सीधा डिमांड वाला चैप्टर आ जाएगा, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। फिर उसमें सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई है तो कोई प्राइस में चेंज नहीं होगा, जितना डिमांड है उससे कम सप्लाई है तो प्राइस बढ़ेगा, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है तो प्राइस घटेगा। इन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं, है ना। यूनिटरी, लेस देन, मोर देन, जीरो एंड अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे AR और MR का क्या रिलेशन होता है अलग अलग केस में प्राइस डिटरमाइन करते समय। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, किस तरीके से वो सेटिस्फाई होता है, उसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कितना उसको यूटिलिटी मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने पे। IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, जिसमें इसमें कॉस्ट, रिटर्न और इन सब की बात करते हैं कि किस तरीके से एक मतलब लेस देन, इक्वल या मोर देन, है ना। 3 कॉन्सेप्ट होता है कि आपका एक बार घटेगा माइनस में होगा, एक बार कॉन्सेप्ट रहेगा और एक बार बढ़ेगा। इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने को हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात करेंगे। लॉन्ग रन में सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें फिक्स होती है, कुछ चीज़ें वेरिएबल होती है। प्राइस डिटरमाइन करते हैं अलग अलग मार्केट कॉन्सेप्ट में, जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्राइस डिटरमाइन करेंगे, है ना। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, डिओपोली क्या होता है, मोनोसोनी क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ओलिगोपोली क्या होता है, प्राइस लीडरशिप कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, है ना। मोनोपोली में किस तरीके से प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, किस तरीके से प्राइसिंग स्कीमिंग क्या होता है, प्राइसिंग पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक एंड लोड क्या होता है। स्कीमिंग का मतलब होता है कोई नया कॉन्सेप्ट आया, आपने एक नया कॉन्सेप्ट को पहले फर्स्ट मूवर बन के उस चीज़ों को हाई प्राइस पे उसको फ़ायदा उठा लेना, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। पेनिट्रेशन मतलब कि आप चीज़ें स्टार्ट करोगे, ऑलरेडी पहले से मार्केट में इस्टेब्लिश कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, आप आए उससे कम रेट पे उसकी इक्वल आप सर्विसेज देने लगे, उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करने लगे, तो उसको पेनिट्रेशन के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बिजनेस फिनांस है। बिजनेस फिनांस में हम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस फिनांस जैसे लोग जनरली बोलते हैं, जैसे बॉडी है तो बॉडी में ब्लड का जैसे रिक्वायरमेंट होता है सर्कुलेट करने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस को रन कराने के लिए फिनांस का होना बहुत ज़रूरी है। फिनांस का पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी तरीके से पैसा अरेंज हो गया बस, और कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। आज पैसा अरेंज होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का प्रोक्योरमेंट करना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना बड़ी बात है। तो यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस फाइनेंस का स्कोप, सोर्स, इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर 3 मेजर डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। उनसे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, जिसमें कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है कि नहीं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें अलग अलग बजटिंग से रिलेटेड IRR मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, डिस्काउंटेड मेथड, NPV मेथड, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, जिसमें डिविडेंड डिसीजन की अलग अलग जो थियरी है, पॉलिसी है, वो भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रिस्क एंड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एसेट्स है तो उसको कैसे लोन उस पर हम कैसे उठा सकते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन उसको बोलते हैं, इसमें पढ़ने को मिलता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है,
जैसे अपने कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे क्या मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी क्या होती है, इसमें बताया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इंडियन एक्सचेंज मार्केट, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आपका यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर क्या होते हैं। जीडीआर जो ग्लोबल लेवल पे होता है, एडीआर मतलब जो बस अमेरिका इशू करती है, ठीक है ना। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज जैसे मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होते हैं, ये सब एग्जाम में इनसे रिलेटेड इससे टॉपिक पूछे जाते हैं बिजनेस फाइनेंस के। अब बात आती है कि आप नेट जेआरएफ करने के बाद पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट है और स्टैटिस्टिक डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रिसर्च करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, है ना। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, प्रोलॉग कैसे लिखा जाता है, यह सब इसमें पूछे जाते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, है ना। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई जाती है ना। कोरिलेशन रिग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थियरी, है ना, इनसे रिलेटेड, जिसमें आपको बाइनोमियल पॉइजन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी में जैसे अलग अलग थियरी है, बेस थ्योरम, मल्टीपल थ्योरम, है ना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है। आगे पढ़ेंगे तो रिसर्च आएगा। रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से तैयार करते हैं, डेटा कलेक्शन के जो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इनसे रिलेटेड कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा तो पहले है क्या। प्राइमरी जो हम अपना एफर्ट से डेटा को कलेक्ट करके पहली बार हम जाके उसको अपने ऑब्जर्वेशन से डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूज करेंगे, प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी ऑलरेडी कोई कलेक्ट किया था, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम उसको रीयूज करते हैं, तो सेकेंडरी डेटा होता है। सैम्पलिंग और उसके एस्टिमेटर क्या होते हैं, जैसे डेटा जब सैंपल जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो एक इन्वर्स मेथड होता है, एक सैंपल मेथड होता है जिसको हम लोग सेंसस बोलते हैं, और एक सैंपल होता है। सेंसस में जैसे क्लास में 100 लोग हो तो सभी लोगों से पूछेंगे, और सैंपल में 100 लोगों में से 10 लोग से पूछ कर डिसीजन लेना। तो दोनों मेथड में कौन सा मेथड कब कहाँ ज़रूरत पड़ता है उसको पढ़ेंगे। फिर सैम्पलिंग के कितने कॉन्सेप्ट, कितने टाइप्स होते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ द सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, है ना। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, सेंट्रल लिमिट क्या होते हैं थ्योरम में, है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और स्टैंडर्ड एरर कितने टाइप्स को होते हैं, स्टैंडर्ड एस्टिमेशन क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे पढ़ोगे तो क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग टेस्ट, जैसे जेड टेस्ट क्या होता है, स्टूडेंट टेस्ट मतलब टी टेस्ट क्या होता है, इनोवा, कितना वेरिएबल के लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है, किस समय किसको टेस्ट का रिक्वायरमेंट होती है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, मैन विटनी टेस्ट क्या होता है, यू टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्रूस्कल वालिस टेस्ट क्या होता है, एस टेस्ट, है ना। इसका वीडियो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देखोगे स्टैटिस्टिक्स का, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। रिपोर्ट राइटिंग, कि आप अल्टीमेटली किस तरीके से रिपोर्ट लिखते हो, कैसे रिपोर्ट बनाते हो, है ना, यहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है जिसमें आप मैनेजमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मोरल, मोटिवेशन, मैनेजमेंट के फंक्शंस, है ना, किस तरीके से एचआर मैनेजमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होते हैं, ना, जॉब एनालिसिस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना, स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का डिफरेंस क्या होता है। जनरली लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को सेम समझ लेते हैं। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना। सेंट्रलाइजेशन मतलब सब कुछ डिसीजन कोई एक ही लोग लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है अलग अलग लेवल पे लेने के लिए। मोटिवेशन और उसके लीडरशिप के क्या कॉन्सेप्ट और दोनों की थियरी अलग अलग हैं, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, मतलब जब आप काम करते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कुछ एथिक्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो एथिकल वैल्यू क्या होता है, इथोस क्या होता है, इंडियन इथोस क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द एचआरएम, एचआर मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि जॉब इवैल्यूएशन, है ना, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं। और आगे पढ़ोगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, किस तरीके से
360 डिग्री हम लोग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। कलेक्टिंग बार्गेनिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के सेक्टर में जाते हैं तो बार्गेनिंग मतलब होता है, आप सुने भी होता, बार्गेनिंग करना मतलब कुछ रिलैक्सेशन कराना। तो कलेक्टिवली बार्गेनिंग क्या होता है, वर्कर का, ट्रेड यूनियन का, है ना, एम्प्लॉय के लिए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पर्सनालिटी क्या होता है, परसेप्शन, एटीट्यूड क्या होते हैं, इनके बारे, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमोशंस, ग्रुप एंड डायनामिक, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोसिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, स्ट्रेस किस तरीके से मैनेजमेंट में बहुत सारे जो टारगेट दिए जाते हैं उसको अचीव करते हैं, नहीं अचीव करते, एक्स्ट्रा टारगेट होता है, स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है, अगर होता है तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वहाँ के काम करने के तरीके, वहाँ के सिस्टम, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का सेफ्टी मेजरमेंट, सारी कुछ को कंप्लीट रूप से हम लोग कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, हर एक जगह का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे आप बोलते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यह कल्चर होता है, उस कंपनी का यह कल्चर है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या होता है, चेंज अगर होता है तो रेसिस्टेंट जो होता है, रेसिस्टेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। यूनिट नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ना होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि बैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया। टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल, रीजनल बैंक, है ना, फॉरेन बैंक, कॉर्पोरेट बैंक। आरबीआई जो कि इंडिया के सेंट्रल बैंक है, किस तरीके से काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करता है, वो कैसे उससे रूल्स रेगुलेशन बनाने मैनेज करता है। बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म, जैसे बेसल नॉर्म्स, है ना, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, बैंकिंग किस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेजमेंट करता है कि नहीं। फाइनेंशियल मार्केट में जब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जिसमें मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का एक्सचेंज करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें हम लोग डीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, है ना, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग, आज के समय में डिजिटल के ज़माने में बैंकिंग किस तरीके से, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटली किस तरीके से मैनेज करता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे कि जब बैंकिंग है तो रिस्क आएगा, रिस्क होगा तो इंश्योरेंस की बात करेंगे हम लोग। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे रिस्क का जो क्लासीफाई करेंगे। फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेंसबिलिटी ऑफ द रिस्क। री इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंश्योरेंस, इरडा जो है ना, इंश्योरेंस की मम्मी, इंश्योरेंस को जो कंट्रोल करती है उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इरडा के नाम से जानते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे आगे मार्केटिंग। मार्केटिंग फिलिप कोटलर का नाम आएगा, है ना। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग में जो 4 P's क्यों होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि नहीं, मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्लानिंग होते हैं, सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि नहीं। प्रोडक्ट डिसीजन क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है ना, प्रोडक्ट लाइन जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, है ना, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, है ना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, कैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। प्राइसिंग, अगर आप डिसीजन लेते हो तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे प्राइसिंग डिटरमाइन करने में। प्राइस से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन, ना, जिससे 4 P's में सेकेंड आता है प्रमोशन। रोल ऑफ द प्रमोशन, मार्केटिंग किस तरीके से प्रमोशन करता है ना। प्रमोशन करने के जो अलग अलग मेथड्स, जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, टूल्स एंड टेक्निक, प्रमोशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचाते हैं। ठीक है। चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल अलग अलग होते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, कंज्यूमर, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कंज्यूमर, इस तरीके जो अलग अलग चैनल बने हुए हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कि कंज्यूमर किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्या उसका बिहेवियर होता है। सर्विस मार्केटिंग, नया आज के समय में क्या मार्केटिंग का ट्रेंड है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग,
है कि नहीं, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लीगल की बात करेंगे हम लोग, तो लीगल में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग एक्ट पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट क्या होता है, कितने पार्टीज होते हैं, है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कंप्लीट किया था, डिस्चार्ज कैसे करते हैं, है ना, कंप्लीट अगर कुछ उसमें जितना उन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था, अगर उसको नहीं करते हैं तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके क्या रेमेडीज, किसको मिलेगा, किस केस में किसको मिलेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उसका क्या इंडिमनिटी एंड गारंटी क्या होती है, फिर प्लेज क्या होते हैं, है ना, और एजेंसी से रिलेटेड। फिर बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, जिसमें केवेट इंपोर्टर का टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, सेलर, अनपेड सेलर क्या होते हैं, उसके क्या राइट होते हैं, बायर के क्या राइट होते हैं, सेलर के क्या राइट होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नया एक्ट नेक्स्ट होता है निगोशिएबल, निगोशिएबल में टाइप्स ऑफ निगोशिएबल, है ना, अलग अलग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं निगोशिएबल में, डिसऑनर का क्या मतलब होता है ना, ऑनर का मतलब क्या होता है, यह चीज़ इसमें पढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं तो और 2 एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका कंपनीज एक्ट 2013 होता है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे कंपनी कैसे स्टार्ट की जाएगी, प्रमोशन, प्रॉस्पेक्टस, मीटिंग, है ना, वाइंडिंग अप, है कि नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप क्या होते हैं, LLP जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 2008 में आया था। फिर 2002 में जो कंपटीशन एक्ट आया, जो 1969 में था, उसको चेंज करने के लिए कंपटीशन एक्ट आया। फिर IT से रिलेटेड 2000 में जो एक्ट बना, उसका क्या रूल्स है, साइबर क्राइम क्या होते हैं, उसके क्या पेनाल्टी होते हैं। RTI 2005 में आया, तो RTI का पूरा नाम, क्या पर्पस, कौन ITI डाल सकता है। फिर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको कोई कॉपी ना सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, कॉपीराइट, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन। फिर नया कॉन्सेप्ट है आपका GST कि GST क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वही है जो 5 मेजर हेड होते हैं, उसी से रिलेटेड और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है तो वह पूछता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं, और एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है ना, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम क्या होता है, वेरियस हेड, 5 हेड होते हैं, डिडक्शन क्या होता है, GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम, और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, डबल टैक्सेशन से रिलेटेड, और टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, है ना, ये क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, है ना, कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग किस तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को भी हम फॉलो कर ले और हमारा टैक्स भी बच जाए, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग सिग्निफिकेंस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन, जब चोरी करते हैं तो टैक्स अवॉइडेंस इवेजन होता है, टैक्स अवॉइडेंस मतलब उससे बच जाना, है कि नहीं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन लीगल होता है, कौन इलीगल होता है, यह पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, स्पेसिफिक बिजनेस के केस में किस तरीके से टैक्स को कंसीडर किया जाता है, और हम कुछ सिचुएशन में मेक और बाय डिसीजन लेते हैं कि कब खरीदना चाहिए, कब उधारी लेना चाहिए, सॉरी कब खरीद लेना चाहिए और कब बनाना चाहिए अपना प्रोडक्ट, या कब किराए पे लेके करना चाहिए। ओन या लीज एसेट्स क्या होते हैं, रिटेन या रेनुअल, रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, शट डाउन एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस क्या होंगे, डिडक्शन क्या होते हैं जो 80C से लेकर 80U तक जो हम लोग पढ़ते हैं। साथ में कलेक्शन ऑफ द टैक्स जो TCS बोलते हैं, और TDS कलेक्शन ऑफ टैक्स, और ITR से रिलेटेड जो ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं जिसको हम लोग E-फाइलिंग बोलते हैं, इनसे रिलेटेड ये सारा टोटल टॉपिक आपका एग्जाम में किस तरीके से, टोटल 10 सेक्शन आपके लिए था। इसका अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल पे आपको यह भेज दिया जाएगा। साथ में हमारा ऐप है edu95, है ना, तो edu95 को डाउनलोड कर लीजिए, edu95 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जो नेट जार आपका प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट रूप से, ऐप को डाउनलोड कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच।